नमस्कार। आज के इस खास सत्र में आपका स्वागत है। यहाँ हम समसामयिक घटनाओं का, आप जानते हैं, गहराई से विश्लेषण करते हैं और ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। आज बात करेंगे 7 नवंबर 2025 की कुछ अहम खबरों पर। ये इस तारीख का भाग 1 है। हमारा मकसद है कि स्रोतों से मिली जानकारी आपको मिले, लेकिन सरल और दिलचस्प तरीके से, ताकि कम समय में ज़्यादा समझ बने। और हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ विषयों पर हमने शायद पहले भी थोड़ी बात की हो, तो ये एक तरह से रिवीजन भी हो सकता है। बिल्कुल। हम सिर्फ खबरें नहीं दोहराएंगे, बल्कि उनके पीछे का संदर्भ क्या है, उनका महत्व क्या है और वे कैसे आपस में जुड़ी हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। मतलब विश्लेषण पर जोर रहेगा। तो आज क्या क्या है एजेंडे में? हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की, फिर पर्यावरण से जुड़ी 2 अहम रिपोर्ट्स पर, एक एमिशन गैप पर और दूसरी लैंड डिग्रेडेशन पर। फिर देखेंगे भारत में कौशल विकास योजना में क्या चल रहा है, और अंत में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र से भी एक खबर है। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कोशिश, ये विश्लेषण उपयोगी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें सच में बहुत प्रेरणा मिलती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहली खबर है अंतर्राष्ट्रीय मंच से। दोहा, कतर में इस वक्त दूसरा विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 2025 चल रहा है। भारत की तरफ से श्रम और रोजगार मंत्री इसमें हिस्सा ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का ये सम्मेलन है तो अहम तो होगा ही। क्या खास है इसमें? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये मुख्य रूप से 3 बातों पर केंद्रित है। पहला, गरीबी खत्म करना। दूसरा, सभी के लिए पूर्ण और उत्पादक रोजगार। और तीसरा, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना। मतलब सीधे तौर पर कहें तो ये 2030 के जो सतत विकास लक्ष्य हैं, SDGs, उनको लागू करने की दिशा में एक बहुत अहम कड़ी है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक अलग थलग सम्मेलन नहीं है, बल्कि ये बड़े वैश्विक लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। ये सम्मेलन जो 2023 में SDG समिट हुआ था, उसके राजनीतिक घोषणा पत्र से जुड़ा है। फिर एक पैक्ट ऑफ द फ्यूचर की बात चल रही है, उससे भी। और एक और महत्वपूर्ण चीज है विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे FFD4 कहते हैं, ये उससे भी जुड़ा है। FFD4? हाँ, ये विकासशील देशों को फंड्स दिलाने पर केंद्रित है ना? एग्जैक्टली। तो ये सब दिखाता है कि सामाजिक विकास को आप आर्थिक या पर्यावरण के लक्ष्यों से अलग करके नहीं देख सकते, सब जुड़ा हुआ है। दिलचस्प बात यह भी है कि पहला सम्मेलन 1995 में हुआ था, कोपेनहेगन में। मतलब लगभग 30 साल बाद ये दूसरा सम्मेलन हो रहा है। इस बार का थीम भी मुझे काफी सार्थक लगा। लोगों को पहले रखना, वैश्विक सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना। सही कहा। और इसका एक बड़ा लक्ष्य असल में 1995 की जो कोपेनहेगन घोषणा थी, उसकी 10 प्रतिबद्धताओं को फिर से पुष्टि करना भी है। इन प्रतिबद्धताओं में आप जानते हैं, समानता, समावेश, सभी का कल्याण, ये सारी बातें शामिल हैं। तो एक तरह से ये दुनिया भर के देशों का अपनी जिम्मेदारी को फिर से याद करना है। और उसे मजबूत करना। ये दिखाता है कि वो मुद्दे आज भी कितने प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। चलिए, सामाजिक विकास की बात तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन एक और चुनौती है जो आजकल हर चर्चा में रहती है, पर्यावरण। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की एमिशंस गैप रिपोर्ट 2025 आ गई है, और खबरें शायद अच्छी नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। ये रिपोर्ट, आप जानते हैं, हर साल हमें एक तरह से आईना दिखाती है कि हम पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पाने में कहाँ खड़े हैं। हाँ, वो लक्ष्य तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और कोशिश करके 1.5 डिग्री तक सीमित रखने वाला। बिल्कुल वही लक्ष्य। और रिपोर्ट का जो सबसे चिंताजनक निष्कर्ष है वो ये कि अगर सारे देश अपने मौजूदा NDCs यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरी तरह लागू भी कर दें, तब भी इस सदी में तापमान 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। अरे, 2.3 से 2.5 डिग्री, ये तो 1.5 डिग्री के लक्ष्य से बहुत ही ज्यादा है। मतलब हमारे प्रयास नाकाफी हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट साफ तौर पर यही कह रही है। बल्कि 2024 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2.3% बढ़कर 57.7 गीगाटन CO2 इक्विवेलेंट हो गया। और चिंता की बात यह भी है कि अभी तक सिर्फ 60 देशों ने ही, जो मिलकर वैश्विक उत्सर्जन का करीब 63% हिस्सा हैं, उन्होंने ही 2035 के लिए अपने नए, मतलब ज्यादा महत्वाकांक्षी NDCs जमा किए हैं। तो बाकियों का क्या? यही सवाल है।
अगर हमें तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है तो रिपोर्ट कहती है कि 2035 तक हमें उत्सर्जन में अभी के स्तर से 55% की कटौती करनी होगी। 55%? ये तो बहुत बड़ी कटौती है। बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए अभूतपूर्व वैश्विक प्रयासों की जरूरत होगी। और हाँ, ये याद दिला दूं कि यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है। सही कहा। और देखिए, जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ तापमान तक ही नहीं है, इसका सीधा असर हमारी जमीन पर भी पड़ रहा है। इसी से जुड़ी एक और अहम रिपोर्ट पर बात करते हैं। खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर यानी SOFA रिपोर्ट 2025। ये खास तौर पर भूमि क्षरण मतलब लैंड डिग्रेडेशन पर केंद्रित है। हाँ, और ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने रखती है। ये बताती है कि जमीन की क्वालिटी का खराब होना या उसका बंजर होना कोई छोटी समस्या नहीं है। दुनिया भर में करीब 1.7 अरब लोग इससे प्रभावित हैं। 1.7 अरब, ये तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल, और ये सीधे तौर पर हमारी खाद्य सुरक्षा और हमारे इकोसिस्टम दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है। तो ये रिपोर्ट भारत के बारे में क्या कहती है? क्या हमारे लिए भी इसमें कुछ खास है? हाँ, भारत के लिए एक कह सकते हैं विशेष चिंताजनक बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित भूमि क्षरण के कारण फसल की उपज में जो अंतर आता है, मतलब जितनी पैदावार होनी चाहिए और जितनी असल में हो रही है, उसके बीच का फर्क, वो फर्क भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा? इसका मतलब हमारी जमीन की उत्पादकता तेजी से घट रही है। और इसके मुख्य कारण क्या बताए गए हैं? बिल्कुल, रिपोर्ट ये भी बताती है कि हर साल लगभग 3.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि उपयोग से बाहर हो रही है, मतलब उसे छोड़ा जा रहा है। और इसमें भूमि क्षरण की एक बड़ी भूमिका है। और इसके मुख्य मानव जनित कारण है जंगलों की कटाई, पशुओं द्वारा जरूरत से ज्यादा चराई और खेती के वो तरीके जो टिकाऊ नहीं है। रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि खेती का विस्तार आज भी दुनिया भर में जंगलों की कटाई का सबसे बड़ा कारण है। लगभग 90% वन हानि इसी वजह से हो रही है। ये तो खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण के बीच का एक बड़ा जटिल रिश्ता दिखाता है। सही कहा। ये वैश्विक और राष्ट्रीय चुनौतियां वाकई गंभीर हैं। अब जरा देश के अंदर की एक योजना पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY के क्रियान्वयन में खबर है कि कुछ गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं और कौशल विकास मंत्रालय ने 178 ट्रेनिंग पार्टनर्स को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है। अच्छा, पहले ये बताएं कि ये योजना असल में है क्या? PMKVY ये 2015 में शुरू की गई थी। सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के करोड़ों युवाओं को ऐसी स्किल्स की ट्रेनिंग देना जिनकी इंडस्ट्री में मांग हो, ताकि उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके, वो अच्छी आजीविका कमा सकें। और इसे लागू कौन करता है और कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? मतलब पात्रता क्या है? इसे लागू करने वाली मुख्य एजेंसी है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC। ये सरकार और निजी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करती है। पात्रता की बात करें तो आमतौर पर 14 से 35 साल के भारतीय नागरिक इसके लिए पात्र हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर ज्यादा मायने नहीं रखता है। खासतौर पर जो बेरोजगार हैं या जिनके पास नियमित काम नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। और हाँ, आधार कार्ड अक्सर जरूरी होता है। अच्छा, और ये जो अनियमितताओं की बात आई है, ब्लैकलिस्टिंग हुई है, इसका क्या मतलब है? और योजना की कुछ खास बातें क्या हैं जिन पर शायद असर पड़ा हो? देखिए, अनियमितताओं का मतलब कई तरह का हो सकता है। ट्रेनिंग मानकों के हिसाब से न दी गई हो, या शायद फर्जी एनरोलमेंट दिखा दिए गए हों, या फिर फंड का गलत इस्तेमाल हुआ हो। ये चिंताजनक इसलिए है क्योंकि ये पूरी योजना की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है। योजना की खास बातों में शामिल है इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से छोटे कोर्स चलाना। पहले से अगर किसी को कोई हुनर आता है तो उसे पहचान कर सर्टिफिकेट देना, जिसे RPL यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कहते हैं। हाँ, RPL सुना है। और ट्रेनिंग के बाद नौकरी दिलवाने में मदद करना भी इसका हिस्सा है। तो अगर क्रियान्वयन में ही गड़बड़ी होगी तो जाहिर है इन सभी उद्देश्यों पर बुरा असर पड़ेगा और युवाओं का भरोसा भी कम होगा। सही कहा। ये खबर दिखाती है कि सिर्फ अच्छी योजना बनाना काफी नहीं होता, उसका जमीन पर सही ढंग से लागू होना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, क्रियान्वयन ही कुंजी है। चलिए, अब कौशल विकास से थोड़ा हटकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की एक और पहल देखते हैं। हाल ही में खबर आई कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने दुनिया भर के
वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी वैभव अध्येताओं से बातचीत की। ये वैभव फेलोशिप प्रोग्राम क्या है? हाँ, वैभव यानी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप प्रोग्राम, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहल है असल में। ये फेलोशिप भारतीय मूल के उन बेहतरीन वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजिस्ट को दी जाती है जो भारत से बाहर मतलब दूसरे देशों में रिसर्च कर रहे हैं, जैसे NRI, OCI या PIO समुदाय के टॉप रिसर्चर्स। अच्छा, तो इसका मकसद क्या है? क्या ये एक तरह से ब्रेन ड्रेन को रोकने या उसे उलटने की कोशिश है? आप इसे ब्रेन गेन या शायद ब्रेन सर्कुलेशन की कोशिश कह सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के जो विश्वविद्यालय हैं, जो शोध संस्थान हैं, उनके रिसर्च इकोसिस्टम को बेहतर बनाना। कैसे? ये फेलोशिप भारतीय संस्थानों और दुनिया के जो बेहतरीन संस्थान हैं, उनके बीच अकादमिक और रिसर्च सहयोग को, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देगी। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? क्या ये वैज्ञानिक भारत वापस आकर काम करते हैं हमेशा के लिए? नहीं, हमेशा के लिए वापस आने की बात नहीं है। इसमें होता यह है कि फेलोशिप पाने वाली जो रिसर्चर हैं, वो सहयोग के लिए भारत में कोई एक संस्थान चुनते हैं। फिर वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल की अवधि के लिए हर साल लगभग 2 महीने तक भारत आकर उस संस्थान के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ओके, मतलब शॉर्ट टर्म विजिट्स। हाँ, और सरकार उन्हें भारत में रहने और काम करने के दौरान प्रति माह 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी देती है। वाओ, ये तो काफी अच्छा प्रोत्साहन है। बिल्कुल, और इसके लिए पात्रता भी काफी कड़ी है। जैसे रिसर्चर का जो विदेशी संस्थान है, वो दुनिया की टॉप 500 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में होना चाहिए और उनके पास PhD, MD, MS जैसी डिग्री होनी चाहिए। इस साल 75 अध्येताओं को चुना गया है। 75? किन क्षेत्रों में काम करेंगे ये लोग? ये लोग क्वांटम टेक्नोलॉजी, हेल्थ, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, ऊर्जा, कंप्यूटर साइंस और मटेरियल साइंस जैसे 18 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करेंगे। तो ये भारत के रिसर्च को वैश्विक स्तर पर जोड़ने की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST देख रहा है। बहुत खूब। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें जिन पर हमने थोड़ी गहराई से नजर डाली। हमने देखा कैसे वैश्विक मंच पर सामाजिक विकास की प्रतिबद्धताएं दोहराई जा रही हैं, फिर पर्यावरण से जुड़ी गंभीर चेतावनियां हैं, चाहे वो उत्सर्जन की हों या भूमि क्षरण की। हमने भारत में कौशल विकास योजना के सामने आई चुनौतियों पर गौर किया और अंत में देखा कि कैसे भारत वैश्विक प्रतिभा को अपने विकास में भागीदार बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और इन सभी चर्चाओं से एक बात तो साफ उभर कर आती है कि ये सारी चीजें, सामाजिक न्याय हो, पर्यावरण संरक्षण हो या फिर सुशासन और तकनीकी प्रगति, ये सब आपस में बहुत गहरे से जुड़ी हुई हैं। किसी एक क्षेत्र में अगर कमी रह जाती है तो वो दूसरे को प्रभावित करती है और किसी एक में प्रगति बाकियों को सहारा दे सकती है। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और आज की चर्चा के बाद एक विचार मेरे मन में आ रहा है। जैसे हमने वेबस की बात की, या हम शायद आगे गूगल के प्रोजेक्ट सन कैचर जैसी खबरों पर भी बात करेंगे, जहां अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या हम उसी स्तर की महत्वाकांक्षा, उसी तरह का नवाचार और वैसा ही वैश्विक सहयोग, क्या हम उसका इस्तेमाल पृथ्वी पर मौजूद जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता जैसी जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी खास तौर पर UPSC की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको इस सत्र पसंद आया और जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी और गहन विश्लेषण के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।